हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिबी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीपीएससी की क्लास 1 और क्लास 2 के लिए एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चंस को पहले देखना है और उसके ऑप्शन से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और फिर मैं उसका आंसर आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट इंक्लूड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो कौन सी चीज किसको इंक्लूड नहीं करता है? तो ए ऑप्शन है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, कैबिनेट सेक्रेटरी। क्योंकि हमको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। ठीक है, जिसको पीएम अपॉइंट करता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी आते हैं और मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो भी आता है। सिर्फ कैबिनेट सेक्रेटरीज जो होते हैं वो नहीं आते। अच्छा, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? तो जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसके जो मिनिस्टर्स या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आते हैं, उन्हीं में से कुछ मिनिस्टर्स को जो पीएम होते हैं वो पोर्टफोलियो के लिए अपॉइंट करते हैं, एज अ कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं। जैसे मान लो टोटल 545 मेंबर्स हैं। 545 मेंबर्स में कुछ 80 मेंबर्स जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है पीएम के थ्रू और उनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया जाता है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गया, यूनियन होम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया। इनके पास पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, तो इन सबको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। जब भी कोई इश्यू डिस्कस करना है, जैसे मान लो एजुकेशन पॉलिसीज़ को डिस्कस करना है, तो एजुकेशन मिनिस्टर उसका हेड होगा उस मीटिंग का और साथ में और अलग मिनिस्टर्स भी आएंगे। तो ये 80-90 जो मिनिस्टर्स होंगे वो आपस में मिलकर डिस्कशन करेंगे और फिर इसको लोकसभा में रखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो किसकी अंडर में होती है, पीएम के अंडर में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। द यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू। यूनियन कैबिनेट जो होता है वो पर्सनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा ओनली या इलेक्टोरेट? तो इसका आंसर होगा बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। कैबिनेट जो होती है, एक तो होती है इंडिविजुअली या पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होती है, दूसरा होता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो जो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होती है वो तो मतलब कि हर मिनिस्टर जो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसके लिए होता है? प्रेसिडेंट के लिए होता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है, किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। इसलिए हर मिनिस्टर जो होता है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल या इंडिविजुअली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसके लिए होता है? प्रेसिडेंट के लिए होता है। साथ में एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? लोकसभा के लिए होते हैं। अब लोकसभा के लिए क्यों कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्योंकि ये एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में इलेक्ट होकर आए हैं। मतलब जो हमारी जनता है उन्होंने इनको एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव किस में भेजा है? लोकसभा में भेजा है, क्योंकि राज्यसभा में नहीं है, ये लोकसभा में है। ठीक है, इस वजह से यूनियन कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं? लोकसभा के लिए होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? इसका आंसर देखिए आप, ए, बी, सी और डी ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, पहला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। ये ही इसका आंसर है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट हमको पता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सारे क्या होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। अच्छा, दो चीज़ होती हैं मैं आपको बताती हूँ, एक होती है लेजिस्लेटिव और एक होती है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव क्या करती है? लॉ बनाने का काम करती है। लॉ मेकिंग का काम कौन करती है? लेजिस्लेटिव करती है। लेकिन लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है। ठीक है, तो जैसे कोई लॉ बनाया गया है, मान लो जैसे एजुकेशन के ऊपर कोई लॉ बनाया गया है, तो जो यूनियन कैबिनेट होगी उस लॉ को क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का ऑप्शन ए है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में, तब हमारी इंडिया का जो पहला फॉरेन मिनिस्टर्स बने थे, जो फॉरेन पोर्टफोलियो जिनके पास था, वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए आप, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो कोई सा भी पोर्टफोलियो अपने अंडर में रख सकता है प्राइम मिनिस्टर होने के अलावा। तो प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो अपने अंडर में रखा था। ठीक है, तो ये आप देखिएगा। ये लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो इसके बारे में अगर आपने पढ़ा हो, पहली कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा। तो इन सारे बी, सी, डी का ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंक्लूड कर दूँगी। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ द फाइनेंस मिनिस्टर फेल्स टू गेट द एनुअल बजट passed in the Lok Sabha, the Prime Minister is expected to।
अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो एनुअल बजट को लोकसभा में पास कराने से फेल हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पहले आप सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ हिज और हर कैबिनेट। मतलब प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर एनुअल बजट लोकसभा में से पास नहीं होता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो किसके अंडर में होगा? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का ही मेंबर होगा, उसने उसे एज अ कैबिनेट मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया होगा। अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एनुअल बजट को पास नहीं करा पाता है लोकसभा में पास नहीं करा पाता है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है अब लोकसभा में, और गवर्नमेंट की जब मेजॉरिटी नहीं रहती है लोकसभा में तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है? रिज़ाइन करना पड़ता है। इसलिए उसको अपना प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा अगर वो एनुअल बजट को भी नहीं पास करा पाता है लोकसभा में। क्योंकि लोकसभा में अगर प्राइम मिनिस्टर की मेजॉरिटी होगी तो सारे जो प्राइम मिनिस्टर के साइड वाले लोग हैं वो बिल को पास कर देंगे और तो एनुअल बजट पास हो जाएगा। अगर वो पास नहीं हुआ है मतलब प्राइम मिनिस्टर की मेजॉरिटी नहीं है, पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है, तो उसको लोकसभा से रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये सही बात है, टेक पार्ट कर सकता है। सेकेंड है बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है स्पीक इन द लोकसभा। हाँ, बोल सकता है। वोट इन द लोकसभा, तो ये नहीं कर सकता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है आप ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो फर्स्ट वाला करेक्ट है और थर्ड वाला करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड थर्ड। अगर वो ऐसा पूछता कि नॉट करेक्ट तो इसका ऑप्शन क्या होता? बी ऑप्शन, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है? पहले आप स्टेटमेंट्स को सही या गलत में देख लीजिए, उसके बाद करेक्ट पूछा या नॉन करेक्ट है उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा। हमेशा जीपीएससी, यूपीएससी इन सब एग्जाम्स में करेक्ट और नॉट करेक्ट को आपने पहले मेंशन करना है, तो इसमें पूछा है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, अब हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेकंड, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड बाय अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी सही है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये भी सही बात है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो वो गवर्नमेंट के बिहाफ में सारे कोर्ट्स में जाके सुन सकता है, ऑडियंस कर सकता है, लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, उनकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। ये इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट के अंडर में काम करता है, प्रेसिडेंट की प्रिविलेज पे काम करता है। इनकी जो सैलरी अलाउंस होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन एक बार अगर सैलरी अलाउंस जो है वो फिक्स कर दिए प्रेसिडेंट ने, उसके बाद ये उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट जब चाहे तब इनको क्या कर सकता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर अगर रिज़ाइन कर देते हैं तो अटॉर्नी जनरल को भी उसी टाइम रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये किसके लिए काम करता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके लिए काम करते हैं। तो जब वो रिज़ाइन करेंगे तो इनको भी ऑटोमेटिकली रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। कौन होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में एडवाइस करता है? तो आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। मैंने बोला था कि ये लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो देखो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जिसकी मेजॉरिटी पार्टी बनी है उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो जैसे मान लो अभी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जो है बीजेपी, वो मेजॉरिटी में है, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रन कर रहा है? नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट। ठीक है, ये बोलते हैं। लेकिन जो पूरा पार्लियामेंट है, मतलब जैसे लोकसभा है, लोकसभा में तो दो पार्टी होती है हमेशा, एक मेजॉरिटी पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है। ठीक है, ये दो पार्टीज़ होती हैं। अपोजिशन में एक से ज़्यादा पार्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब तो कोएलिशन की गवर्नमेंट बन जाती है, तो जैसे हमारे यहाँ एनडीए और यूपीए इन सब का वो चल रहा है, तो ये भी बहुत सारी पार्टी को मर्ज कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये है, पर मेन दो ही होता है, एक मेजॉरिटी पार्टी और एक अपोजिशन की पार्टी। 9th क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। जो कैग होता है इंडिया का, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो इसका ऑप्शन है आंसर ए,
प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कैग को, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है ये आप मुझे बताइए, आर्टिकल 148 में आता है। सेम ऐसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज़ पार्लियामेंट इज़ नोन एज, चाइनीज़ पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं चाइनीज़ पार्लियामेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन पार्लियामेंट के रेफरेंस में आपको पता करना है। अब इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब करेक्ट वाले आपको मार्क करना है। पहला ऑप्शन है, अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस अंडर एनी केस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन। सही बात है, मेंबर ऑफ लोकसभा या मेंबर ऑफ राज्यसभा को कि किसी भी मेंबर को आप पुलिस जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती किसी भी केस में, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केस हो, जब तक पार्लियामेंट सेशन में है या फिर जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। उसको ये इम्यूनिटी दी जाती है। ये फंडामेंटल राइट में हमको एक्सेप्शंस दिया गया है कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इनके लिए इनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कुछ इम्यूनिटी दी जाती है। उनमें से एक इम्यूनिटी है कि इनको पुलिस जो है वो किसी भी केस में नहीं अरेस्ट कर सकती है। दूसरा है, मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव द प्रिविलेज ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम अटेंडेंस एज अ विटनेस इन द लॉ कोर्ट। तो मेंबर्स को, पार्लियामेंट को ये भी प्रिविलेज दिया गया है कि अगर उनको प्रेजेंट होना है एज अ विटनेस इन द लॉ कोर्ट तो उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, हु कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कौन इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकता है, तो इसका ऑप्शन होता है सी, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन जितने लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मिनिमम 100 लोग जो होने चाहिए वो प्रपोज करने चाहिए कि हमको प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एक्सपेंडिचर देखिए आपको इसमें क्या ऑप्शन देखना है, करेक्ट देखना है। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला, द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्सेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। सही बात है। सेकंड, द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमने अभी ऊपर देखा कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट का वो ईदर हाउस में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर का, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंशियल बिल सेंड फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year, 1 month, 14 days या 7 days। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, 14 डेज के लिए डिले कर सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी फाइनेंस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। अच्छा, दो बिल आते हैं, एक होता है फाइनेंस बिल और एक होता है मनी बिल, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आप घर जाके रीड कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 hour। 0 hour का मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना होता है, तो वो होता है 1 hour, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी एबॉलिश्ड। कौन सी चीज़ है जिसको डिजॉल्व नहीं कर सकते लेकिन एबॉलिश कर सकते हैं। क्या लोकसभा के साथ ऐसा होता है कि हम इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते? हम ऑब्वियसली लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, अगर मेजॉरिटी पार्टी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं और हर 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व होती है। राज्यसभा को हम कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। एक परमानेंट हाउस होता है जिसके 1/3 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं और इनका जो टाइम पीरियड होता है हर मेंबर का वो कितना होता है, 6 years होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये भी हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं है कि इसमें डिसॉल्व ना हो और उसको अबॉलिश किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बी लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन दी राज्यसभा। कौन से स्टेट्स है जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है राज्यसभा में, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और हाईएस्ट किस में है, हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा इज यूपी। लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा जो सीट्स आती है वो कहाँ से आती है, यूपी पे आती है। क्यों आती है ऐसा, क्योंकि यूपी जो है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। तो और हमारी जो सीट्स होती है लोकसभा की और राज्यसभा की वो किस बेसिस पे डिसाइड की जाती हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसलिए राज्यसभा और लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा सीट्स है वो किसकी हैं, यूपी की हैं। क्वेश्चन नंबर 19, consider the following statements with respect to the qualification to become the member of Rajya Sabha and select the correct answer from the codes given below।
क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा के मेंबर की, वो पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज, करेक्ट है, 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। लोकसभा के मेंबर के लिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, याद रखना। राज्यसभा के मेंबर के लिए, राज्यसभा अपर हाउस है, बड़े लोग आएंगे तो एज थोड़ी बड़ी चाहिए, इसलिए 30 ईयर्स होती है। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, छोटे लोग आएंगे तो उनके लिए एज 25 होना, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रही हूँ, सीरियसली मत ले लेना। सेकंड क्वेश्चन, शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर ऑन द लिस्ट ऑफ वोटर्स इन द स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। ठीक है, एज अ वोटर लिस्ट, मतलब जिस स्टेट से वो खड़ा हो रहा है वहाँ की वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। पहले ये प्रोविजन था, अब थोड़ा चेंज कर दिया है। थर्ड, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, 250 जो होती है वो फिक्स्ड स्ट्रेंथ है। अभी जो हमारी करंट स्ट्रेंथ है वो है 245, जिसमें से 233 जो है वो 233 + 12। ठीक है, 233 इलेक्टेड है और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, और इनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, चलिए ओके, तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जीपीएससी के क्लास 1 एंड क्लास 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ आप मुझे वो फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है शिवी सिंघल, या फिर गुजरात स्टडीज़ पे आपको मेरा वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक समरी आपको फॉलो करनी है क्लास 11th एंड 12th की, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है शिवी सिंघल, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। और एक एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ भी मैंने बनाई है 6th एडिशन की, वो भी स्टार्ट की है। तो उसका अगर आपको पॉलिटी रिवीजन करना है या पॉलिटी पूरा कवर करना है लक्ष्मीकांत समरी, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एक और सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, वो है पॉलिटी रिवीजन सीरीज़। अगर आपको पॉलिटी का रिवीजन करना है, आपने पढ़ लिया है, तो आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर